नमस्कार बच्चों, मैं शालिनी खुराना व्याख्याता भूगोल आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कक्षा 12 के भूगोल के अध्याय प्रथम के द्वितीय वीडियो के साथ द्वितीय लेक्चर वीडियो आज मैं लेकर आ रही हूँ। हम जानते ही हैं कि हम अध्याय प्रथम के मानव भूगोल प्रकृति व विषय क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था, मानव भूगोल की परिभाषा देखी थी, इसके प्रणेता का अध्ययन किया था, 3 विचारधाराएं देखी थी जैसे कि नियतिवाद, संभववाद व नवनियतिवाद। अब हम देखने जा रहे हैं मानव भूगोल की प्रकृति। तो मानव भूगोल की प्रकृति, जब भी ये क्वेश्चन परीक्षा में आए, हमें सबसे पहले जीन ब्रुंश साहब की परिभाषा देनी होगी। जीन ब्रुंश साहब की परिभाषा क्या है? उन्होंने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से है, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से है, मानवाचार का संबंध मानव की जातियों से है, इतिहास का संबंध समय के साथ है, बिल्कुल उसी प्रकार मानव भूगोल या कहीं भूगोल का संबंध स्थान से है। ये सबसे ज़्यादा हमें देखना है, मानव भूगोल का संबंध स्थान से है। एक बार फिर से इकट्ठी परिभाषा मैं आपको बताती हूँ। जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से है, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से है, मानवाचार का संबंध जातियों से है, इतिहास का संबंध समय से है, बिल्कुल उसी प्रकार भूगोल का संबंध स्थान से है। तो यह परिभाषा मानव भूगोल की जीन ब्रुंश महोदय ने दी थी। तो सबसे पहले प्रकृति लिखने से पहले हमें ये परिभाषा दे देनी जरूरी है मानव भूगोल की। उसके बाद हम प्रकृति की देखते हैं मानव भूगोल की। इसमें पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं, जो भी दृश्य मानव द्वारा रचित हैं, जिनका भी निर्माण मानव ने किया है, उन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। जो भी दृश्य मानव द्वारा रचित है, हमें चारों तरफ जो भी क्रियाकलाप दिखाई देते हैं, उन सब का अध्ययन हमें मानव भूगोल के अंतर्गत करना होता है। और मानव भूगोल के केंद्र में, बिल्कुल केंद्र बिंदु में आते हैं मानवीय क्रियाकलाप। किसी भी स्थान पर मानव किस प्रकार के क्रियाकलाप करता है, किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार से स्वयं का समायोजन करता है, वातावरण के अनुकूल स्वयं को ढालता है, वो सारे के सारे क्रियाकलाप मानव भूगोल की प्रकृति बताते हैं। उसमें ये भी देखा जाता है कि मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है कि कोई भी मानवीय क्रियाकलाप कब आरंभ हुआ, कैसे आरंभ हुआ और वह कहाँ से आया, उसकी उत्पत्ति कहाँ से आई। तो इन 3 बिंदुओं को अध्ययन करना मानव भूगोल की प्रकृति में आता है। तो ये थी मानव भूगोल की प्रकृति। ये अन्य विषयों से थोड़ा सा अलग कैसे है? सारे के सारे विषयों में, जैसे अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है या भूगोल शास्त्र का संबंध चट्टानों से है, तो मानव भूगोल का संबंध स्थान से कैसे हुआ? हम एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि कोई छोटा सा पौधा है, वह पौधा प्रकाश संश्लेषण कैसे करता है, कैसे सूर्य के प्रकाश द्वारा जमीन से पोषण प्राप्त करके, खनिज लवण प्राप्त करके या जल द्वारा कैसे अपना भोजन बनाता है, इसका अध्ययन तो किया जाता है वनस्पति शास्त्र के छात्र द्वारा। कोई भी गणित का छात्र यह देखेगा कि वह पौधा कितनी लंबाई, कितनी ऊंचाई तक उसकी हाइट गई है, कितनी लंबी छाया का उसने निर्माण किया है, उसकी हाइट, उसकी डिस्टेंस, उसकी शैडो कहाँ तक गई है, किस प्रकार की पत्तियां आई हैं, पत्तियों की संख्या कितनी है। तो वो सारा का सारा एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट ध्यान रखेगा। तो उसी प्रकार से भूगोल का छात्र क्या देखेगा? भूगोल का छात्र देखेगा कि उसमें कैसी मिट्टी लगी है, मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी लगी है,
उसने कितनी दूरी तक जमीन के अंदर प्रवेश किया है, या ये पौधा किस स्थान पर और अच्छा हो सकता था। भूमि धरातल संबंधी जो अध्ययन किया जाता है वह मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। तो ये थी मानव भूगोल की प्रकृति। तो जब भी मानव भूगोल की प्रकृति संबंधित प्रश्न हमसे पूछा जाए, हमें जीन भ्रूण शाख की परिभाषा देने के बाद मानवीय क्रियाकलापों के बारे में बताना होगा कि इसके केंद्र में मानवीय क्रियाकलाप है, और साथ में ये भी बताना होगा कि कोई भी मानवीय क्रियाकलाप कब, कैसे और कहाँ पर विकसित हुआ है। अब इसके बाद हम देखेंगे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र से संबंधित बड़ा प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जब भी इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है तो हम बिंदुओं के माध्यम से भी दे सकते हैं। पहले सारे के सारे बिंदुओं को लिख दिया, उसके बाद उनका वर्णन कर दिया। हम इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि कोई एक फ्लो चार्ट बना दिया, उसकी अलग अलग शाखाएं बनाकर उनके अलग अलग विषय क्षेत्रों को वर्णित कर दिया, और अंत में इन सभी बिंदुओं का हमने वर्णन कर दिया। तो हम देख रहे हैं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। अगर हम इस छोटे से वीडियो लेक्चर में उसको बताना चाहें तो ये संभव नहीं है, फिर भी इसका संक्षिप्त अध्ययन हम कर सकते हैं। तो क्या है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र? इसे 6 भागों में बांट लिया गया। सबसे पहला भाग दिया गया जनसंख्या को। जब भी किसी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या वास करती है, वहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है, जनसंख्या वितरण का कितना है, उस क्षेत्र में कम क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या क्यों रह रही है, या किसी क्षेत्र में ज़्यादा क्षेत्र में कम जनसंख्या क्यों रह रही है, वहाँ पे किसी स्थान पर जनसंख्या का वितरण समान या असमान क्यों है। तो इन सभी का अध्ययन हमें मानव भूगोल के अंतर्गत करना होगा। तो मानव भूगोल के अध्ययन का पहला विषय क्षेत्र आ गया हमारा जनसंख्या। सबसे पहले हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात देखेंगे प्राकृतिक वातावरण। क्या है प्राकृतिक वातावरण? हमें चारों ओर जो प्रकृति दिखाई देती है, हमें प्रकृति ने बहुत सारे संसाधन उपलब्ध कराए हैं, वन, मिट्टी, जल, खनिज लवण। तो इन सारे संसाधनों के साथ मनुष्य किस तरह से अपने क्रियाकलाप करता है, कैसे उनसे अपनी आजीविका प्राप्त करता है, कैसे उनका उपयोग करके स्वयं को उस प्राकृतिक वातावरण में ढाल लेता है, कैसे प्रकृति के साथ समायोजन करता है, संबंध स्थापित करता है, इन सभी का अध्ययन प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत किया जाता है। थर्ड देखेंगे हम सांस्कृतिक वातावरण। क्या है सांस्कृतिक वातावरण? सांस्कृतिक वातावरण में जब मनुष्य अपने आसपास के लोगों के साथ, संसाधनों के साथ, पशु पक्षियों के साथ जो संबंध स्थापित करता है, वे सारे का सारा सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आ जाता है। हम जानते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, वह अकेला नहीं रह सकता। तो जब वो समाज में रहता है, उसको वहाँ समाज में रहते हुए लोगों के साथ अनेक तरह से वह संबंध बनाता है। एक संस्कृति का विकास होता है जिसमें किसी विशेष प्रकार की भाषा होती हैं, त्योहार होते हैं, मेले होते हैं, अलग अलग तरह के क्रियाकलाप होते हैं। तो इस तरह से सामाजिक प्राणी बनते हुए या समाज में रहते हुए मानव जिस प्रकार के क्रियाकलाप अन्य सामाजिक प्राणियों के साथ करता है, वे सारे के सारे सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। चौथा विषय क्षेत्र हम देखेंगे कालिक अनुक्रम। कालिक मतलब काल से संबंधित, या हम कहें समय से संबंधित। कभी भी कोई भी समय किसी के लिए नहीं टिका है। मानव जैसा शुरू में था, क्या वर्तमान में वैसा है? समय के साथ मानव में उत्तरोत्तर परिवर्तन आए हैं। उसने निरंतर खुद का विकास किया है, आगे से आगे विकसित होते हुए वो नई नई वैज्ञानिक खोजों को करते हुए आगे बढ़ा है। जैसा वो भूतकाल में था वैसा वह वर्तमान में नहीं है, जैसा वर्तमान में है वैसा वो भविष्य में नहीं होगा। तो समय के अनुसार मनुष्य में जो परिवर्तन आते हैं वे परिवर्तन कालिक अनुक्रम कहलाते हैं। तो ये मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का चौथा बिंदु है जिसका हम अध्ययन मानव भूगोल में कर सकते हैं। नेक्स्ट है नियोजन व प्रादेशिक संगठन। विषय क्षेत्र का 5वां बिंदु नियोजन व प्रादेशिक संगठन। नियोजन का अर्थ है प्लानिंग करना।
भविष्य के लिए प्लान्स बनाना, उन्हीं के अकॉर्डिंग सारे के सारे क्रियाएं करना, छोटे छोटे प्लान को बड़े कार्य में बदलना, छोटे छोटे नियोजन करना, ये सारे के सारे नियोजन के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य कैसे समायोजन करते हुए खुद को पर्यावरण के अनुकूल ढालता है, नई क्रियाएं करता है। अगर वह संतुलित क्रियाएं करता है, पर्यावरण के साधनों का संतुलित उपयोग करता है, तो उससे भविष्य में कोई भी निराशा नहीं होगी, भविष्य में कोई भी उसके पास कमी नहीं होगी। परंतु अगर मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए संसाधनों का दुरुपयोग करता रहे, असंतुलित प्रयोग करता रहे, तो उसे भविष्य के लिए नियोजन करने की बहुत आवश्यकता है। तो इसका अध्ययन भी हम मानव भूगोल के अंतर्गत नियोजन का भी अध्ययन करते हैं कि कैसे वो वर्तमान में अपनी आजीविका के लिए नियोजन करता है या भविष्य के लिए नियोजन करता है। नियोजन के साथ ही हम एक अन्य बिंदु पढ़ लेते हैं, प्रादेशिक संगठन। मनुष्य कभी भी अकेला नहीं रहता, वो समूह में रहता है। बिल्कुल उसी तरह से कोई भी प्रदेश अपने आप में कभी अकेला नहीं रहता, अपने आप में कभी संपूर्ण नहीं होता। किसी न किसी रूप में उसे किसी अन्य प्रदेश के साथ संबंध स्थापित करना होगा, उस पर निर्भर रहना होगा। हम सारी की सारी वस्तुओं का उत्पादन एक ही छोटे से क्षेत्र में नहीं कर सकते। किसी क्षेत्र के लिए किसी भी फसल, उदाहरण के लिए किसी भी फसल की बात करते हैं, तो किसी एक प्रकार की मिट्टी में हर फसल नहीं बोई जा सकती। तो कोई एक क्षेत्र 2 या 3 प्रकार की फसलें ही दे सकता है। तो अगर हमें उसी क्षेत्र में रहना है तो क्या हम उन्हीं 2-3 फसलों पर निर्भर रहें? हमें अन्य चीज़ों का भी अन्य क्षेत्रों से आयात करना होगा, इसलिए अन्य क्षेत्रों से संबंध स्थापित करने होंगे। तो इसे कहते हैं प्रादेशिक संगठन, अन्य प्रदेशों से संबंध स्थापित करते हुए संगठित रूप से रहना। अंत में देखेंगे दूसरे प्रदेशों के साथ संबंध। वही बात दोबारा आ जाती है, प्रादेशिक संगठन में प्रादेशिक संगठन बनाने हैं, उसी के अनुसार प्रोग्राम बनाने हैं, क्रियाएं करनी हैं। अन्य प्रदेशों से संबंध में हम ये ले सकते हैं कि हमें अन्य प्रदेशों से अपने संबंध अच्छे स्थापित करने होंगे। हमें अपनी नीतियाँ ऐसी नहीं बनानी होंगी जो केवल हमारे ही क्षेत्र के लिए हो। अन्य क्षेत्र को भी ध्यान में रखते हुए, उनके भले को भी ध्यान में रखते हुए हमें कार्य करने होंगे, केवल स्वयं के लाभ के बारे में नहीं सोचना। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने मानव भूगोल की प्रकृति देखी तथा इसके विषय क्षेत्र देखी। प्रकृति में हमने जेन ब्रुंस महोदय की परिभाषा के साथ मानवीय क्रियाकलाप तथा कब, कैसे और कहाँ का कंसेप्ट देखा। उसके बाद मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में हमने इसके 6 विषय क्षेत्र देखे। धन्यवाद।